हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल एमबीबीएस स्टूडेंट। और आपके साथ में आज रिवीजन करूंगा मैं केमिस्ट्री के फॉर्मूले, फिजिकल केमिस्ट्री। और वो पहला चैप्टर है 12th का, सॉलिड स्टेट। सारे फॉर्मूले अगर फिजिकल में याद हो और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अगर सारे के सारे कर लो अच्छे से, तो फिजिकल के 15 क्वेश्चन सारे सही हो जाते हैं नीट में। इतना मुझे पता है। ओके, ठीक है। तो अपन फिजिकल में सबसे पहले सॉलिड स्टेट से शुरू करते हैं। मैं अपना आईपैड को इसको चार्ज लगा लेता हूँ टैब को, ताकि कोई दिक्कत ना हो जाए बीच में। बैटरी कम ही लग रही है मुझे। और फिर अपन करते हैं शुरू। ठीक है, तो मैं सारे फॉर्मूले बताऊंगा। वो सारे फॉर्मूले जो आपको, कुछ कुछ ऐसे फॉर्मूले होंगे जो आपको हैंडबुक्स वगैरह में मिल जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो आपको पता ही नहीं होते, फिर दिक्कत आती है। तो वो मैंने सारे फॉर्मूले इसमें कवर कर लिए। ठीक है, आपकी सारी दिक्कत खत्म। आप इस वीडियो को एक बार आसानी से एक की स्पीड में देखो, फिर 2-4 दिन बाद में इसको क्या करना, ये वाला जो इसका जो स्लाइड है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। मैं कोशिश करूंगा कि इस स्लाइड को अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे हमेशा कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है। इस वीडियो में नहीं हो तो किसी और में भी चेक कर लेना आप। ठीक है, तो इसका मिल जाएगा आपको। उसके बाद में आप क्या करना, 3-4 दिन बाद में इसी वीडियो को 2 की स्पीड में देख लेना। तो अगर ये मान लो 20 मिनट का वीडियो बनेगा, मान लो आधे घंटे का बनता है, तो 15 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद में इस पीडीएफ को पढ़ते रहना, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले रेडियस रेशियो लिखा मैंने। रेडियस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पहली बात है कि रेडियस रेशियो का मतलब क्या होता है। रेडियस रेशियो हमेशा 1 से कम होता है, 1 से कम या 1 से बराबर होता है। स्टेटमेंट के फॉर्म में आएगा, आप लिख दोगे 1 से कम है या 1 से ज़्यादा है। ये डाटा लिखा हुआ दिख रहा है आपको, 1 से 1 या 1 से कम है। जनरली 1 से कम होता है। रेडियस रेशियो में होता क्या है, कैटाइन देखिए 1 से कम है तो ऊपर आएगी, देखो रेडियस रेशियो आर से लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, रेडियस रेशियो कैपिटल आर से लिख देता हूँ, रेडियस रेशियो। अब रेडियस रेशियो क्या है आपका, रेडियस रेशियो है ऊपर छोटी चीज़ आएगी और नीचे आएगी बड़ी चीज़। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 1 से कम अपना आंसर लेके आना है तो ऊपर छोटा होगा, नीचे बड़ी चीज़ होगी, तभी डिवाइड करेंगे तो 1 से छोटा आएगा। और आप बताओ मुझे, कैटाइन और एनाइन में से कौन छोटा होता है। जैसे कि O2-2 और O2+2, इनमें से छोटा कौन है। अरे यार, कैटाइन छोटा होता है तो ऊपर आती है कैटाइन की रेडियस, नीचे आती है एनाइन की रेडियस। ओके, कभी कभी कैटाइन हमेशा, ये बात याद रखना आगे भी काम आएगी अपने, कैटाइन हमेशा वॉइड में जाता है। कहाँ कैटाइन कहाँ जाता है, वॉइड में जाता है। ब्लैक पेन यूज़ कर लो तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। चलो, कैटाइन हमेशा कहाँ जाता है, वॉइड में। कहाँ जाएगा, खाली जगह में, वॉइड में। जैसे ये पूरा लैटिस था, इसमें खाली जगह थी, ये कैटाइन चला गया। ठीक है, वॉइड अपॉन, इसको आप क्या लिख सकते हो, स्फीयर, पूरा का पूरा स्फीयर या पूरा का पूरा सॉलिड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वॉइड अपॉन स्फीयर, ऐसे भी पूछ सकता है अपने को कभी। तो जैसे मैंने डायग्राम दिखाया है कि ये था, इसमें खाली जगह में आ गया ये कैटाइन आ गया, तो रेडियस रेशियो ऐसा होता है। अब अपन रेडियस रेशियो किस किस का निकालते हैं, एक लीनियर सॉलिड होता है। कौन सा होता है, लीनियर। L फॉर लीनियर, T फॉर ट्राइंगुलर, और टेट्राहेड्रल को T से ही लिख देते हैं। पहले ट्राइंगल होगा फिर टेट्राहेड्रल होगा, पहले 3 आएगा फिर 4 आएगा, फिर ऑक्टाहेड्रल, फिर क्यूबिकल। इसको छोड़ देते हैं, काम की नहीं है, अपने सिलेबस की नहीं है। मैंने गूगल से किया था, गूगल में आपको पता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है। मुझे स्लाइड अच्छी लगी थी, मैंने ले ली थी, अपने को ये नहीं लेनी। ठीक है, छोड़ देते हैं। तो इसको याद, ट्रिक से याद कर दो, LTTOC लाइन से लिख दिया। और फिर 23 का डबल कितना होता है, 46। ये 23 और ये 46 और ये 8। या ऐसे याद रखते ले कुछ लोग, 2 3 4 5 गायब, 6 7 गायब, 8 5 और 7 गायब, ऐसे याद कर लो। रेडियस रेशियो याद रखना। अब देखो, इसका याद करते हैं 0 से लेकर के 0.155। इसको याद करते हैं 0.15। ये जो यहाँ थी ना, वो अब यहाँ आ जाएगी, यहाँ थी वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, 0.225। ये क्या है, अरे ये तो जाना पहचाना लग रहा है। ये तो 1.414 √2 की वैल्यू होती है ना, उसमें से एक कम कर दिया है। तो कभी कभी एग्जाम में √2-1 भी लिखा हो सकता है। तो 0.225 से √2-1, √2-1 से इसको क्या लिखोगे, √3-1, √3-1 और √3-1 से 1। ठीक है, तो ये फालतू की चीज़ मैं हटा देता हूँ, काम की चीज़ लिखता हूँ। यहाँ पे √2-1 और यहाँ पे √3-1। ओके, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि CN, कोऑर्डिनेशन नंबर, टाइप ऑफ वर्ड, एग्जाम्पल को छोड़ दो। ठीक है, आ गया समझ में। ये हो गया आपका रेडियस रेशियो का टेबल, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ में रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी NCERT में भले ही मत दिया हो, लेकिन आता है, एग्जाम में काम आता है, और आगे की चीज़ें पढ़ेंगे तब भी काम में आता है। फिर 2
डिफेक्ट पे आ जाते हैं अपन सीधे, जैसे बता रहा हूँ वैसे पढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले आता है शॉर्ट की डिफेक्ट, इसको अपन एक बात करते हैं। शॉर्ट की से फील आता है एक छोटा सा लड़का, छुटंगी, और फ्रैंकल से समझ में आता है कुछ अंकल जैसी फील आती है। ये तो बहुत छुटंगी है 17-18 साल का आपके जैसा, और अंकल जी हैं ऐसे मान लो 80-90 साल के, ठीक है। अब याद रखने ना, एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो याद रखनी है ना हमेशा, हर एक में एक एक दो दो चीज़ें याद रखनी होती है, सारी चीज़ अपने को याद नहीं रखनी होती। तो शॉर्ट की डिफेक्ट मिलता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में या फिर क्यूबॉइडल वॉइड में, क्यूबॉइड में, ठीक है। ये मिलता है टेट्राहेड्रल वॉइड में, ये याद रख लो आप, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में या क्यूबॉइडल वॉइड में, ये टेट्राहेड्रल वॉइड में। अब आप देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का आपने देखा था कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का और क्यूबॉइडल का 6 और 8 था, टेट्राहेड्रल का कितना था 4 था। अपन ने याद किया कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है इसका मतलब क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा, हाई होगा, लिखा ना 4th पॉइंट, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा। इजीली समझ में आ गया। चलो अब अपन आते हैं, ये बोला है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होती है या क्यूबॉइडल वॉइड में होती है। क्यूबॉइडल वॉइड में शॉर्ट की डिफेक्ट होता है, तो क्यूबॉइडल वॉइड का रेडियस रेशियो कितना हो गया, एक क्यूबॉइडल वॉइड का रेडियस रेशियो 1 के लगभग बराबर होता है। अब देखो R प्लस और R माइनस का रेशियो अगर लगभग 1 के बराबर आता है, इसका मतलब क्या है, R प्लस ऊपर वाली चीज़ और नीचे वाली चीज़ दोनों बराबर थी, उनकी साइज बराबर थी, तो दोनों ऊपर वाला और नीचे वाले की वैल्यू बराबर थी, तो डिवाइड होकर के आंसर 1 आ गया होगा या 1 के बराबर आ गया होगा। तो इसका मतलब कि कैटायंस और एनायंस सिमिलर इन साइज होते हैं। ये 2020 या 19 का क्वेश्चन है, या देख लेना, मुझे इतना पता याद नहीं है, लेकिन आया हुआ है अभी 2-3 साल पहले ही, ठीक है, स्टेटमेंट के फॉर्म में। और ये किस में मिल रहा है, फ्रैंकल किस में मिल रहा है, फ्रैंकल मिल रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड में। टेट्राहेड्रल वॉइड का आंसर आता है 0.2, कितना आता है 0.2 आ रहा है, मतलब कि ऊपर तो छोटी चीज़ है, नीचे बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे कि ऊपर कितनी रही होगी, 2 रही होगी, मान लेते हैं ऊपर रहती है 100 और नीचे रहती है 200, मतलब कुछ ऐसे रहता है, मतलब ऊपर क्या रहना, अपने को छोटी चीज़ रखनी है, नीचे रखनी है बड़ी चीज़, नीचे रख देते हैं 500। अब ये कितना आएगा 0.2, तो क्या 100, ये 100 मीटर का स्फीयर, मतलब कि ये इतना सा, और ये 500 मीटर का स्फीयर, ये इतना सा, मीटर नहीं आप पिकोमीटर में मान लो, ठीक है। तो इसमें क्या कैटायन और एनायन बराबर हुए, नहीं, बराबर नहीं हुए। तो इसमें व्हेन कैटायंस एंड एनायन डिफर इन साइज, तो समझ में आ रही इन बातें आपको अच्छे से, ठीक है, ओके। अगला है, अब देखो मैंने इसका नाम दिया छुटंकी। अब देखो दोनों खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो क्रिकेट में जो क्रिकेट खेलता है उसको बोलते हैं स्ट्राइक। क्या बोलते हैं, कौन सा खिलाड़ी स्ट्राइक पे है, तो स्ट्राइक पे, तो यहाँ चल रहा है क्रिकेट, तो ये है स्ट्राइक्योमेट्री डिफेक्ट। स्ट्राइक्योमेट्री डिफेक्ट के 2 टाइप हैं। स्ट्राइक्योमेट्री मतलब कि स्ट्राइक पे कौन है, कौन छक्का लगा रहा है, ठीक है। अब हाँ चलो छक्के की बात करते हैं। अब छक्का कौन लगाएगा, सीधी सी बात है, 80 साल वाले अंकल जी छक्का लगाएंगे या छुटंकी लगाएगा, सीधी सी बात है, अंकल जी नहीं लगा पाएंगे इतने बड़े शॉट्स, छुटंकी जो है वो फटाफट बड़े शॉट लगाएगा, मतलब सिक्सर लगाएगा। तो ये अगर ग्राउंड है और छुटंकी यहाँ खेल रहा है, तो बॉल जाएगी ग्राउंड से बाहर, तो बॉल चली गई ग्राउंड से बाहर, ये यहाँ बॉल थी बाहर चली गई है, लेटिस से बाहर चली जाती है, ठीक है। तो ये लिखा ना बॉल, और ऐसा नहीं होगा कि इधर छक्का मारा, इधर भी मारेगा, क्योंकि आपने को ऑल ओवर सॉलिड को न्यूट्रल रखना है, तो जितना प्लस बाहर जाएगा उतना का उतना माइनस बाहर जाएगा। तो पहली बात कि इसमें पार्टिकल्स बाहर चले जाते हैं, और कितने जाते हैं, प्लस और माइनस दोनों बराबर जाते हैं। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कोई चीज़, अब डेंसिटी की बात करते हैं, और इसमें क्या होगा, अंकल जी तो हल्के फुल्के शॉट मारेंगे, यहीं बस स्विप करेंगे हल्का सा, तो बॉल बाहर जाएगा नहीं, मतलब यहाँ से यहाँ पार्टिकल अपनी जगह से हट करके यहाँ आ जाएगा। तो पहला पॉइंट समझ में आया आपको। चलिए डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी जो होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या इस चीज़ का वॉल्यूम हटा, क्या वॉल्यूम तो वो का वो है, लेकिन
पार्टिकल बाहर चला गया तो मास कम हो गया, तो मास इस डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसमें डेंसिटी कम हो गई और इसमें डेंसिटी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि पार्टिकल यहाँ से अपनी जगह ही तो बदल रहा है बस। ओके, फ्रेंकल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है खुद पे। ओके, आपको भी है भरोसा, चलिए नीट निकाल देंगे फिर तो। अगला आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, वो थे स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, ये है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ही लेके आया हूँ मैं, ठीक है। आपने क्या किया, NaCl का पानी पड़ा था, उसमें आपने डाल दिया SrCl2, ठीक है। Na के ऊपर आता है +1 और Sr के ऊपर आता है +2 चार्ज, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, पूरे के पूरे को अपने को रखना है न्यूट्रल बना के, तो एक Sr+2 अगर अंदर आ रहा है तो इसके पास +2 चार्ज है, तो कितने सोडियम को बाहर निकालोगे, 2 सोडियम को बाहर निकालोगे, ठीक है। वो आप वो सोडियम पोटेशियम पंप मत बोल देना कि 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर, नहीं, वो साइज के बेसिस पे होता है और वहाँ तो प्लस माइनस होना चाहिए, इसीलिए चलता है। और यहाँ अपने को न्यूट्रल बना के लगना है, तो एक स्ट्रॉन्शियम अंदर आएगा तो 2 सोडियम बाहर निकलेंगे, बात समझ में आई, ताकि न्यूट्रल रहे। इसको बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डाल दी आपने, अरे यार प्योर NaCl था, उसके अंदर में SrCl2 की इम्प्योरिटी डाल दी, तो इसके एग्जाम्पल है 2 NCERT के ये। SrCl2 की इम्प्योरिटी किसमें, इन NaCl, और दूसरी फिर पे लिखिए कैडमियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी AgCl में, तो 2 Ag बाहर जाएंगे, एक कैडमियम +2 बाहर अंदर आ जाएगा, समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद में अगला है मेटल डिफेक्ट और मेटल एक्सेस। मेटल अगर ज़्यादा हो, ठीक है, ये नॉर्मल था, जिंक ऑक्साइड था, उसको सिंपली आपने हीट किया, हीट करने के बाद में मेटल्स के कुछ पार्टिकल्स बाहर चले गए, तो इसके एग्जांपल जो होते हैं मेटल डिफेक्ट, ये NCERT में दे रखा है, जिंक ऑक्साइड वाला और कुछ भी नहीं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस इंटरस्टिशियल जगह, मतलब खाली जगह होगी, वहाँ पे मेटल्स के कुछ अलग से और आयन आके बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ये येलो होता है जिंक ऑक्साइड, ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है, लिखा ना। और जब भी मेटल ऑक्साइड का एक्सेस का केस आएगा तो हमेशा जो इसके एग्जाम्पल होंगे उसमें मेटल ज़्यादा होगा, एक से ज़्यादा 1, जैसे जिंक ऑक्साइड में सिंपल जिंक ऑक्साइड ऐसा होना चाहिए Zn1 हो, जिंक भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, लेकिन ये 1.5 हो जाएगा ऐसे, जैसे Fe3O4 होता है तो यहाँ 3.2 हो जाएगा, ऐसे मेटल एक्सेस में हो जाएगी। NCERT ने लिखा है जिंक 1 + X, X अब छोटा सा है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए मेटल ज़्यादा आ गई है, और मेटल अगर कम पड़ जाए तो मेटल डिफिशियंसी हो जाएगी। अब FeO न्यूट्रल ये था, लेकिन अब Fe1 नहीं होकर के उससे कुछ कम हो जाएगा, 0.93 हो सकता है, 0.96 हो सकता है, 0.95 हो सकता है कि नहीं, आगे समझ में। और मेटल एक्सेस की वजह से F सेंटर बनता है, और F सेंटर की वजह से आपको दिया हुआ है NaCl हो जाता है येलो, कैसा लिखा हुआ है NaCl इन येलो कलर, ये याद रखना है, डिटो NCERT में आएगा। और लिथियम क्लोराइड होता है वो पिंक हो जाता है, ठीक है, और KCl वॉयलेट हो जाता है। NCERT में चीज़ें दी हुई वो तो याद रखो भाई, इतना तो याद रखोगे ही। चलो इसके फ्रेंकल और शॉर्टकी के एग्जाम्पल्स भी NCERT में लिखे होंगे आई थिंक, वो भी आपको याद कर लेने, आप इसी PDF में ऐड ऑन कर लेंगे, ठीक है। AgCl ऐसा होता है जो दोनों दिखाता है, फ्रेंकल भी दिखाता है और शॉर्टकी भी दिखाता है, तो AgCl इसका दोनों का कॉमन एग्जाम्पल है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, फ्रेंकल भी दिखाएगा और शॉर्टकी भी दिखाएगा, एग्जाम में आया हुआ है 2020 में या 2021 में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, समझ में आ रही चीज़ें आपको, और थोड़ा सा प्रचार कर लेते हैं नोट्स के लिए, ओके। ये वाले नोट्स तो फ्री हैं, आपको मिल जाएंगे, लेकिन पेड नोट्स भी मिल जाते हैं अपने पास में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नो टाइम लैग, ठीक है। अब क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड्स सब पता होता है हर किसी को कि क्रिस्टलाइन में यही एक डायग्राम देख लेते हैं, क्रिस्टलाइन में एकदम परफेक्ट अरेंजमेंट होता है और एमरफस में परफेक्ट अरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो डिफाइन होता है, ये इरेगुलर होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसमें शार्प होते हैं, एक फिक्स पॉइंट पे, NaCl है ना, फिक्स पॉइंट पे पिघलेगा, फिक्स पॉइंट पे गलेगा वो, लेकिन इनका कोई फिक्स नहीं होता। जैसे रबर को गर्म करोगे ना तो एक रेंज होती है, जैसे मान लो एक क्रिस्टलाइन है तो उसका अगर मेल्टिंग पॉइंट 90 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फिक्स 90 डिग्री पे वो पिघलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एमरफस है तो उसका एक 90 से लेकर के 99 तक होगा,
वो कहीं पे भी पिघल सकता है, उसकी रेंज होगी। और ये होगा एकदम शार्प, फिक्स पॉइंट है तो फिक्स है, और इसमें एक रेंज होगी, वहाँ तक होगा, ठीक है। और इसको चाकू से काटोगे तो स्मूथ होंगे और ये स्मूथ नहीं होंगे। ये एनाइसोट्रॉपिक है, ये आइसोट्रॉपिक है। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब है कि सारी फिजिकल प्रॉपर्टी, आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि सारी फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी डायरेक्शन में जाओ सेम मिलेगी, और एनाइसो में नहीं मिलेगी। बस लॉन्ग रेंज होते हैं, मतलब ये जो स्ट्रक्चर मिल रही है ना, ये लंबे टाइम तक मिलती रहेगी। और इसमें मान लो कभी कभी ऐसा होता है ना कि अरेंजमेंट मिल जाता है, ये अरेंजमेंट अच्छा सा तो अरेंजमेंट है, ये भी अरेंजमेंट अच्छा है, ये भी अरेंजमेंट अच्छा है, लेकिन ये लंबे टाइम तक ऐसे नहीं चल रहा है, छोटा सा चल रहा है, तो ये शॉर्ट रेंज के। एग्जाम्पल क्वाड्स, बाकी सब तो आपको पता है ना। क्वाड्स जो होता है ना वो क्रिस्टलाइन होता है, और क्वाड्स ग्लास जो होता है ना वो एमरपस होता है। इसमें कन्फ्यूज होते हैं, बाकी किसी में कोई कन्फ्यूज होता नहीं है, बस इतना याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, और फिर आते हैं इस टेबल से 2021 में एग्जाम में क्वेश्चन आया था। पता नहीं कैसा आया था कि ऑर्थोरोम्बी के कितने टाइप होते हैं या टेट्रागोनल के कितने टाइप थे, ऐसा कुछ आया था। बीसीसी कितने टाइप के होते हैं, इस टाइप का कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था इस बार, मुझे थोड़ा सही से याद नहीं है, लेकिन इस टेबल को याद करते हैं अपन लोग, ट्रिक से याद करेंगे। मेरे पास एक ट्रिक है, सर ने मुझे बताई थी, और मैंने यूट्यूब पे पहले भी डाली हुई है, और इस वीडियो में भी आप इसको कवर करते हैं। अपन जो हाथ में घड़ी पहनते हैं, अभी तो बहुत डिजिटल पहनते हैं, लेकिन पहले घड़ी आती थी सीटी की, एक कंपनी है जिसका नाम है सीटी। घड़ी किसकी आती है? सीटी की। या तो सीटी की लाते थे घड़ी, ठीक है। सीटी के नहीं लाए तो और किसकी लाओगे? और लाओगे HMT। आप देखे होंगे किसी घड़ी पहन रखी होगी ना घर में, मामा ने, फूफा ने, पापा ने, तो घड़ी देखना सीटी की होगी। सीटी की नहीं होगी तो और किसकी होगी? HMT की होगी। तो क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। सबसे सिमेट्रिकल कौन सा होता है? क्यूबिक, मोस्ट सिमेट्रिक। एग्जाम में आता है मोस्ट सिमेट्रिक, मोस्ट अनसिमेट्रिक। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में कि मोस्ट सिमेट्रिक कौन है, मोस्ट अनसिमेट्रिक कौन है, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में अब अपन बात करते हैं इनकी ABC की। अपन ने पहले लिख दिया CT और HMT, सिंपल लाइन से, ठीक है, याद रखना। टेट्रागोनल है एक, और एक है ट्राइक्लिनिक। चलो पहले इनकी बात करते हैं। 6 पैरामीटर होते हैं, 3 बॉन्ड लेंथ होती है, और 3 साइड होती है, और 3 एंगल होते हैं क्यूब के। 6 पैरामीटर होते हैं। अब देखो इसमें क्या किया, पहले सब में A बराबर B बराबर C आप लिख दो, सब में लिख दो, ऐसे लिख दो सब में। यहाँ करके दिखाता हूँ मैं आपको। A = B = C, A = B = C, सब में ऐसे लिखना होता है, ठीक है। फिर अपन उधर से ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। A = B = C, A = B = C, सब में ऐसे ही लिख दो आप तो, ठीक है। लिख दिया, पेन चेंज करते हैं। अब देखो इसमें 0 कट, इसमें 1 कट, नहीं इधर नहीं, इधर लगाते हैं, क्योंकि A और B तो बराबर रखो कम से कम, है ना। जानबूझ के मैंने इधर लगाया था, ठीक है। इसमें इधर लगाया, 0 कट, 1 कट, 2 कट, फिर 0 कट, 1 कट, 2 कट, और ये तो अनसिमेट्रिकल है, तो इसमें तो 2 कट लगेंगे ही लगेंगे। तो ABC तो याद हो गई आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अब आपको। उसके बाद में एंगल, अब अपन एंगल पे आते हैं। तो इसमें अल्फा, स्टार्टिंग के तीनों में, स्टार्टिंग के चारों में एंगल बराबर होंगे, 1 2 3 4 बराबर है। अल्फा = बीटा = गामा, चारों में बराबर है। तीनों में 90 के बराबर है, चौथे में बराबर तो है लेकिन 90 के बराबर नहीं है। अगले में अल्फा और बीटा बराबर है, अगले में अल्फा और गामा बराबर है, और ये तो अनसिमेट्रिकल है, कोई भी बराबर नहीं है, ठीक है। हेक्सागोनल में हाँ, ठीक है। इसने हेक्सागन का शायद, इसने ये मैंने गूगल से लिया था, तो आप मेरे मत बोल देना प्लीज़। अल्फ़ा और बीटा 90 के बराबर होते हैं, और गामा 120 डिग्री होता है। हेक्सागन का एग्जाम्पल जो होता है ना, माचिस की डिबिया होती है ना, उस टाइप की होती है माचिस की डिबिया, ठीक है। हो जाएगा याद आपको, ओके। NCERT में ये टेबल दी हुई है, उसके सामने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। अगर आपको किसी को मान लीजिए नंबर लेके आने हैं पूरे 720 में से 720, तो वो उसके एग्जाम्पल भी रट सकता है। जिसको 650 लाने हैं वो उसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं आप 650 वाले भी एक बार जाके देख सकते हैं उसके एग्जाम्पल्स, लेकिन मैंने तो रटे नहीं थे, ठीक है।
तो चलो ये टेबल समझ में आ गई ट्रिक से आपको। ओके आगे बढ़ते हैं। अब अगला है क्यूब के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब यार ये पता है ये क्यूब की एक साइड है, इसको साइड बोलते हैं, इसकी साइड ए होती है। फिर एक क्यूब बना था ऐसे बनता है, इसको बोलते हैं फेस। तो एक साइड हो गई, साइड को एज बोल दिया, फिर फेस बन गया। ठीक है, थोड़ा सा मैं भी बढ़िया बनाऊं, मेरे पास जब टूल है सारे। चलो, पर ये तो क्यूब नहीं है, ऐसे काम चलेगा नहीं। एटलीस्ट क्यूब की फील तो आई। यस, अब क्यूब की फील आ रही है। ठीक है, ये ए है, ये भी ए है। अब आप अगर इसमें देखोगे तो ये आपका फेस है, तो फिर ये फेस का डायगोनल हो गया। फेस डायगोनल की वैल्यू होती है √2a। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ए और ए √2a। और एक होता है बॉडी डायगोनल, यहाँ से शुरू होगा। आप देखो कमरे के इस कॉर्नर से उस कॉर्नर, इस कॉर्नर तक जाएगा, यहाँ से होता हुआ ये मैं टेढ़ा इसीलिए बना रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको, बाकी टेढ़ा होता थोड़ी है, ये तो सीधा। और इसकी वैल्यू होती है √3 है, बॉडी डायगोनल की। ठीक है, वर्टेक्स कितने होंगे अब इसमें? अब ये क्वेश्चन आता है, मतलब वहाँ पे जब आप सॉलिड वाले पोर्शन सॉल्व करते हैं ना, वो क्वेश्चन A 2 B 3 C इस टाइप के में बोलता है, इतना पार्ट वहाँ जाता है, इतना पार्ट वहाँ जाता है। उस क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें काम आती है, इसीलिए बता रहा हूँ। वो क्वेश्चन तो मैं नहीं करवा रहा हूँ, बट उस टाइप के वहाँ काम आती है ये चीज़ें। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ये टेबल बच्चों को बहुत, मतलब मैं भी बच्चा ही हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, बट परेशान करती है टेबल। ठीक है, तो इस टेबल के बारे में अपन लोग, इस टेबल को मैं दोबारा रिक्रिएट करता हूँ। ठीक है, इस टेबल को कर लेता हूँ मैं यहाँ छोटा और दोबारा रिक्रिएट करता हूँ। सारी टेबल रिक्रिएट करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट चीज़ें समझ में तो आनी चाहिए। ठीक है, इसको मैंने छोटा कर दिया और छोटा कर दिया। बोलोगे डिलीट ही कर दो ना, नहीं, एटलीस्ट जब PDF काम आपको दूंगा ना, तब वो चीज़ इतनी कम से कम रहनी चाहिए ताकि आपको दिखे। तो इस चीज़ को छोटा नहीं करते हैं, अपन नीचे लिखते हैं खाली जगह में। ठीक है, इसमें एक बात जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो याद क्या करनी है कि कैटायंस जाएगा वॉइड में। पहले भी बात ऊपर बोल के आए यार, है ना। ठीक है, चलो अपन आगे चलते हैं। पहले मैं आपको याद कराता हूँ, आपको मैंने लिख रखा है सामने ताकि कुछ गलत चीज़ ना बता दूँ, क्योंकि फॉर्मूले चल रहे हैं और बहुत सारे लोग देखेंगे इसको। ठीक है, और मेरे सर ने भी बोला था कि तू कैसे वीडियो बनाता है, मेरे को फॉर्मूले वाला वीडियो जब बनाए तो शेयर करना, तो ऐसा ना हो जाए कि हो मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो सर बोलेंगे, सामने लिख के रखा है इसने। चलो कोई बात नहीं। हाँ, पहला पढ़ते हैं अपन लोग NaCl। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं अपन लोग जिंक सल्फाइड, और तीसरा पढ़ते हैं अपन लोग Na2O। इसको बोलते हैं एंटी फ्लोराइड, याद रखना एंटी फ्लोराइड। अगला है CaF2, इसको बोलते हैं फ्लोराइड। देखो आप मॉड्यूल के किसी भी क्वेश्चन लगाना, ये पढ़ने के बाद में सारे क्वेश्चन बनेंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, अगला पढ़ते हैं सीजियम क्लोराइड, ये 5 ही पढ़ने हैं अपने को। ठीक है, और 6th एक पढ़ लेंगे और डायमंड के बारे में, क्योंकि डायमंड के बारे में 2016 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो देखो अपन शुरुआत के 3 पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, चौथे में बाकी वाला में जुगाड़ लगाएंगे। देखो क्या क्या पढ़ना होता है अपने को, एक पढ़ना होता है अपने को कोऑर्डिनेशन नंबर, कौन कहाँ जाता पहले। देखो मैंने बोला था इसमें Na+ होगा, इसमें जिंक प्लस होगा, और इसमें Na+ होगा फिर से। ठीक है, और इसमें Ca+ होगा, और F- होगा, और इसमें Cg। ये तो आपको ही पता लग रहा है यार, क्या ही बोल रहा हूँ मैं बेवकूफ़ की तरह। ठीक है, हाँ, और इसमें O- होगा। मैंने बोला था कि पॉजिटिव हमेशा वॉइड्स में जाता है, तो कौन सी वॉइड में जाएगा ये? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ये कहाँ जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड में। ये कहाँ जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड में। ठीक है, मैंने बोला 3 ही पढ़ेंगे अपन, बाकी तो अपन जुगाड़ लगाएंगे टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड के 50% में जाएगा, पूरे टेट्राहेड्रल वॉइड में नहीं जाएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड 50% टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऐसे पढ़ो। ऑक्टाहेड्रल वॉइड 50% टेट्राहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड। अब क्लोर ये नेगेटिव जो भी है ना, सारे के सारे CCP में जाएंगे। हो गया याद? इतना तो याद हो गया, देख लीजिए पहले। Cl कहाँ जा रहा है? CCP में जा रहा है। Na कहाँ जा रहा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जा रहा है।
CGL को छोड़ दीजिए आप भी, ठीक है। और ये S-2 कहाँ जा रहा है, CCP में जा रहा है। जिंक कहाँ जा रहा है, 50% टेट्राहाइड्रोलाइड में जा रहा है। और एंटीफ्लोराइड पढ़ा पहले, ठीक है। तो ये कहाँ जा रहा है, सोडियम टेट्राहाइड्रोलाइड में जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है, CCP में जा रहा है। तो ये वाला कॉलम तो याद हो गया आपको, चलिए हो गया याद, सब चीज़ें याद होगी, टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना आपके साथ में। ओके, टाइम नहीं मिल पाता मुझे बस। अब अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। यार कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ से देखा था अपन ने भी, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर शुरू में पढ़ा था। कोऑर्डिनेशन नंबर देख रहे थे अपन लोग वॉइड से, कि लीनियर वॉइड का इतना है, ट्राइंगुलर का इतना है, टेट्राहाइड्रल का 4 है, ऑक्टाहाइड्रल का 6 है ना, और क्यूबोइडल का 8 है। तो टेट्राहाइड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ऑक्टाहाइड्रल का 6 है। चलिए वापस आते हैं, इसी को काम में लेते हैं। देखिए यहाँ कौन सी वर्ड दिख रही है आपको, अरे वर्ड दिख रही है ऑक्टाहाइड्रल वर्ड। कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, 6, ठीक है। लेकिन अब ये तो हो गया सोडियम का, इसका सोडियम का पहले वाले का। दूसरे वाले का Cl का भी कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना पड़ेगा। अब देखो, अब अपन मैं थोड़ा सा जुगाड़ लगाता हूँ। ये है ना, यहाँ सोडियम भी एक है, क्लोरीन भी एक है, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होगा, ठीक है। इसमें टेट्राहाइड्रल वर्ड है, तो टेट्राहाइड्रल वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 4 था, 4। जिंक एक है तो सल्फाइड भी तो एक ही है, तो ये 4:4 होगा। एंटीफ्लोराइड की बात करते हैं, ये जा रहा है टेट्राहाइड्रल वर्ड में, तो ये भी 4:4 नहीं। ये देखिए अब क्योंकि यहाँ सोडियम 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ 4:4 तो नहीं हो सकता, तो यहाँ होगा 4:8, ऐसे होगा, ठीक है। टेट्राहाइड्रल वर्ड था सोडियम तो 4 लिख दिया, लेकिन यहाँ 1:2 है, तो ये 8 आया, ठीक है, आ गया। अब और आता है कोऑर्डिनेशन नंबर के अलावा, कोऑर्डिनेशन नंबर तो चलो हो गया, ये टेबल ये भी समझ में आ गई। अब आते हैं पर यूनिट फॉर्मूला। एग्जाम्पल तो ज़्यादा नहीं याद करने, आप एक बार पढ़ लोगे तो ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, एक आधी बार पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद में एक इनका आता है कोऑर्डिनेशन के अलावा जेड यहाँ दिया नहीं इसमें, लेकिन याद करना होता है। जेड का मतलब है, हाँ वही, जेड का मतलब वही होता है, पर यूनिट फॉर्मूला। ओके, मतलब यही वाला, यही करवाता हूँ। चलो आपको पेन चेंज कर लेते हैं, अपन लोग ब्लू ले लेते हैं। तो अब जेड निकालते हैं। जेड किससे निकालते हैं यार, जेड तो अपन थोड़ा आपको नॉलेज होगा। BCC का जेड 2 होता है, सिंपल क्यूबिक का 1 होता है, CCP का 4 होता है, तो जेड कितना हो गया, 4 हो गया। खाली इससे काम नहीं चलेगा, जेड आपको इसका भी निकालना पड़ेगा, क्लोरीन का तो जेड निकाल दिया। चलिए, तो सोडियम का कितना होगा, 1:1 के रेशियो में, तो 4:4 ही होगा। CCP ये भी 4:4 होगा, ठीक है। और इसमें जेड होगा, इसमें फिर से लफड़ा हो जाएगा। अब देखिए ये 4:8 है, तो ज़रूर ये 8:4 होगा। क्यों, क्योंकि ये Cl की बात है, ये एनाइन पहले में जो भी इसमें दोनों में जो भी लिखा ना, पहला कैटायन का है, दूसरा एनाइन का है। ये भी पहला कैटायन का है, ऊपर ही लिखता हूँ सबसे पहले ही, कोऑर्डिनेट नंबर कैटायन रिस्ट टू एनाइन का लिखा है। जेड भी कैटायन इस टू एनाइन का लिखा है, ठीक है, पहला कैटायन का, दूसरा एनाइन का। चलो ठीक है, ये चीज़ याद आई आपको, मैंने कितनी अच्छे से समझाई आपको। ये कॉलम पूरा हो गया। एग्जाम्पल रटो तो अच्छी बात, नहीं रटो तो कोई बात, और ज़्यादा अच्छी बात है, दिमाग में कचरा कम ही रहेगा तो बढ़िया बात है, काम की चीज़ें जल्दी याद आएगी। चलो एंटी फ्लोराइड की चीज़ें अगर अपन ने याद की है ना, तो फ्लोराइड को, अब एंटी फ्लोराइड और फ्लोराइड में कुछ लोग ऐसे होते, अब मॉड्यूल में क्वेश्चन भी मिल जाएगा, हल्का सा इसमें प्रेशर लगाओगे, लात मारोगे इसके ऊपर में। प्रेशर लगाने का मतलब क्या होता है, लात मारो इसके ऊपर में। तो फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड आपस में, अगर फ्लोराइड पड़ा है लात मार दी तो एंटी फ्लोराइड बन जाएगा, और एंटी फ्लोराइड पड़ा है तो लात मारोगे तो फ्लोराइड बन जाएगा। अरे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने अपने पार्टिकल की जो पोजीशन थी ना वो बदल दी। ये भी क्वेश्चन है मॉड्यूल में कि फ्लोराइड को एंटी फ्लोराइड में कैसे बदलोगे, प्रेशर बढ़ाकर, एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये, फ्लोराइड को एंटी फ्लोराइड में बदलते तो क्या होता है, पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर लेते। वाह यार, तो अगर यहाँ कैटायन कहाँ था, टेट्राहाइड्रल वर्ड में, अब एनायन टेट्राहाइड्रल वर्ड में चला जाएगा, और ये था कैटायन, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, 8:4 हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा। अरे ये तो रट गया, पूरी टेबल बना दी, बस सीजियम क्लोराइड रहा है। सीजियम क्लोराइड में सीजियम जाता है क्यूबोइडल वर्ड में, पॉजिटिव हमेशा वर्ड में ही जाता है, तो क्यूबोइडल वर्ड में, और ये क्लोरीन जाता है सिंपल क्यूबिक में, ठीक है। इनके डायग्राम भी इंपॉर्टेंट होते हैं, डायग्राम अभी आपको बनाना सिखाऊंगा, मॉड्यूल में दिए होते हैं डायग्राम्स, ठीक है।
सिंपल क्यूबिक में। तो इसका आप याद रखना, ये 8:8 इसका ये है और 1:1 में कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, इतना याद आया। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, जो एक तो है सोडियम क्लोराइड के बारे में, NaCl के बारे में, और चीज़ यहाँ तो अपन डायग्राम की बात करेंगे, डायग्राम समझाऊंगा मैं आपको वापस आके। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के बारे में एक चीज़ याद रखनी है। अरे यार ये मिट कैसे गया पता नहीं, NaCl। सोडियम क्लोराइड के बारे में याद रखना है कि इसकी कैटायन की रेडियस R प्लस R माइनस इक्वल्स टू A/2 होती है। क्यों होती है? डेरिवेशन पे बिल्कुल नहीं जाना है, याद रखना है, मॉडल में 8-10 क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। सीजियम क्लोराइड में एक और होता है, इसमें होता है R प्लस R माइनस इक्वल्स टू √3A/2 होता है। अबे ये तो 2015 में पूछ लिया है 2 बार, जेई में भी पूछा था 2015 में, और नीट में भी पूछा था, 2014 में भी पूछा था नीट में। तो चीज़ें पूछते हैं इसलिए करवा रहा हूँ आपको, फालतू की चीज़ें मैं कराता ही नहीं हूँ। चलो अब अपन डायमंड के ऊपर आते हैं। डायमंड की स्ट्रक्चर के बारे में 2016 में पूछा है। ठीक है, तो डायमंड के बारे में याद रखना है कि डायमंड की स्ट्रक्चर CCP होती है। कैसी होती है? CCP होती है। उसका Z नंबर ऑफ पार्टिकल 8 होता है 1 यूनिट में। उसका A और R में रिलेशन होता है A = 8R/√3। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आया हुआ है तो पढ़ना पड़ेगा। पैकिंग इफिशियंसी इसकी 34% होती है। ओके जी। और तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 होता है। सब अजीब व गरीब है लेकिन थोड़ा माइंड में रहेगा, पढ़ा हुआ होगा तो याद आ जाएगा, तो कल्याण हो जाएगा। डायमंड के बारे में इतना ही स्ट्रक्चर याद रखना है। चलिए फिर अपन आते हैं, अपन को अभी इसके डायग्राम्स बनाने बाकी पड़े, अभी डायग्राम बनाने बाकी पड़े। तो डायग्राम के लिए अपन लोगों को पहले समझना पड़ेगा, जितनी भी यूनिट सेल होती है उसको प्रिमिटिव या फिर अच्छी सेल बोलते हैं। अब प्रिमिटिव में क्या होता है, एक होती है सिंपल क्यूबिक, एक होती है BCC और एक होती है FCC। एंड सेंटर को अपने को नहीं पढ़ना, इसी सिंपल क्यूबिक को ही प्रिमिटिव बोलते हैं। ये BCC, ये FCC, इसको पढ़ना नहीं है, एंड सेंटर को। ठीक है, सिंपल क्यूबिक में आपको पता है पार्टिकल कहाँ रखे हुए हैं, सिंपल कॉर्नर पे। ठीक है, तो सिर्फ कॉर्नर पे पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पे है। अब देखो, अब इसको भी अच्छे से पढ़ना है अपने को, मजाक में नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो 100% इसी से आता है, हर साल तो इसी से क्वेश्चन आता ही आता है। तो पार्टिकल कहाँ पे है? कॉर्नर पर। इसमें पार्टिकल कहाँ पे है? कॉर्नर पे है। साथ में कहाँ है? बॉडी सेंटर पे। इसी का तो इसलिए नाम देखो, बॉडी के सेंटर में है, बॉडी सेंटर पे। इस पे कहाँ है? कॉर्नर पर प्लस फेस सेंटर पे, इसी तो इसका नाम फेस सेंटर है। इजी सी जगह पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक और होता है SCP, उसके बारे में अपन यहां लिख देते हैं, बस नाम लिख देते हैं। SCP का स्ट्रक्चर NCERT में दिया हुआ है, एक हेक्सागन जैसा बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसका भी यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके पार्टिकल भी कॉर्नर में होंगे और बीच में होंगे। पार्टिकल का अरेंजमेंट आप डायग्राम में देख लेना, पूछेगा कोई नहीं आपसे। ठीक है, उसके बाद में इसकी अरेंजमेंट कैसा है, तो इसमें है ना एक ही जैसे पार्टिकल है, तो इसमें अरेंजमेंट है ए टाइप का। इसमें है AB टाइप, इस टाइप का। और इसमें है C तक पहुंचता है सिर्फ CCP, ऐसे याद रख दो। FCC को CCP भी बोलते हैं। तो C तक पहुंचता है CCP, ABC रिपीट होता है इसमें। इसमें क्या रिपीट होता है आपके SCP में? इसमें होता है AB। तो सिंपल क्यूबिक में सिंपल है, बहुत सिंपल है, तो AA हो गया, बाकी वाले AB हो गए सारे। और C तक कौन पहुंच गया? CCP पहुंच गया, ऐसे भी याद रखते हो। Z इसका 1 होता है, इसका Z 2 होता है, इसका Z 4 होता है, इसका Z 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होता है 6, इसका होता है 8, इसका होता है 12, इसका भी होता है 12। ओके, रेडियस और A में रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत भीषण, बंगला में बोलते हैं भीषण इंपॉर्टेंट। R = A/2। ठीक है, R = √3A/4,
आर इक्वल्स टू a/2√2। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, छोड़ दो। इसके बाद पैकिंग इफ़िशियंसी इसकी होती है π/6, सॉल्व करोगे तो 52.4% आता है, NCERT में दिया हुआ है। इसकी पैकिंग इफ़िशियंसी आती है √3π/8 या 68%। इसकी पैकिंग इफ़िशियंसी आती है π/3√2 या फिर 74%। इसकी इफ़िशियंसी सेम आती है π/3√2 या फिर 74%। इनका मतलब एक ही है। इसको सॉल्व करोगे ना π/6 को, पाई मतलब 22/7 और 6 की वैल्यू रख के 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 52.4% ही आएगा। इसका एग्जाम्पल एक है मैग्नीज, याद रख सको तो। इसका एग्जाम्पल होता है फर्स्ट ए के सारे BCC में जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है वो डेंसिटी वाला, आपको पता है डेंसिटी वाला फॉर्मूला D=Z(m)(a³)(Na), ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद में अपने को Z की वैल्यू निकालते हैं और बाद में बोलते हैं अरे M देगा, D देगा, A देगा, Na देगा, सब निकाल के अब Z की वैल्यू निकालोगे और बाद में बोलोगे ये तो BCC स्ट्रक्चर है। एलन के मॉड्यूल में क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है, सॉल्व करने के बाद पता लगता है कि BCC स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि Z की वैल्यू 2 आती है। तो आप पहले याद कर दो ना कि अगर फर्स्ट एक एलिमेंट है कोई भी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो वो तो इसी में आएगा, ठीक है। और वेनेडियम, क्रोमियम और आयरन D ब्लॉक के, ठीक है। इसमें आता है हीलियम के अलावा सारी नोबल गैस, तो ये इंपॉर्टेंट है, एलन के मॉड्यूल में क्वेश्चन भी है। हीलियम के अलावा सारी नोबल गैस, और इसमें कौन आया था? फर्स्ट ए। और जब अपन D ब्लॉक वाला चैप्टर पढ़ते हैं NCERT में, तब उसकी स्ट्रक्चर में ये सब लिखा है कि किसमें कौन सी स्ट्रक्चर मिलती है, ठीक है। इसके अलावा कोबाल्ट, निकल, कॉपर, इसमें क्या आ जाएगा? वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, इनके अलावा अतिरिक्त D ब्लॉक, इनके अलावा जो भी बच गया वो सब आएगा अतिरिक्त D ब्लॉक। इसके अलावा इसमें आता है बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका ये वाला हो गया पैकिंग इफिशियंसी का, पता लग गया। चलिए अब एक और चीज़ आती है कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहाँ पे होती है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहाँ पे होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है ऑक्टाहेड्रल वर्ड OHV, ये है टेट्राहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स Z के बराबर होती है, टेट्राहेड्रल वर्ड 2Z के बराबर होती है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड छोटी होती है, स्मॉल, ये बिग होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड होती कहाँ पे? देखिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये सिर्फ कॉर्नर पे होती है। कहाँ पे? कॉर्नर पे होगी, ये कॉर्नर पे दिखाई हुई है ग्रीन वाली, प्लस एक होगी सेंटर पे, ऑल कॉर्नर, प्लस एक सेंटर पे, ओके। इसमें क्या क्या होगा? ये होगी कहाँ पे? बॉडी डायगोनल पे 2, ईच EACH, ईच बॉडी डायगोनल पर 2। मतलब जैसे कि ये एक बॉडी डायगोनल दिखाया हुआ है। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैं एक बाहर दिखा रहा हूँ बॉडी डायगोनल, तो ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स है दोनों, ठीक है। अब एक बॉडी डायगोनल को अपन समझते भी हैं, समझना भी जरूरी है। ये बॉडी डायगोनल है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बना रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। वन, 2, 3, 4 लगभग इसे 4 इक्वल पार्ट करने हैं। आप थोड़े, यार क्या कर रहा हूँ, क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा मेरे साथ रही बस, है ना। ये कर दिया, इसके 4 पार्ट करने मुझे, ऑलमोस्ट आप ऐसे मानो कि मैंने 4 बराबर पार्ट किए, ठीक है। और ये है क्या? ये क्यूब का बॉडी डायगोनल है। क्या है? बॉडी डायगोनल। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। ये बॉडी डायगोनल है। ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड Z के बराबर होता है, टेट्राहेड्रल वर्ड 2Z के बराबर होता है। ये सारे चीज़ें अपने को जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब काम में आती है, ठीक है। क्वेश्चन और मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, लगातार प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अभी तक मैंने कम से कम 300 साढ़े 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दी जब तक मैं ये वाला वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। डेली वीडियोज आता है।
छोटी बड़ी बन गई, छोटी बड़ी नहीं बनाती, लगभग ऑलमोस्ट बराबर है, अभी तो ज़्यादा छोटी बन गई। अब चैप्टर ख़त्म हो गया, आप परेशान मत होइए, ठीक है ना, बस थोड़ा सा बचा है। हाँ, और एक और पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। ऑक्टाहेड्रल वर्ड, वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड छोटी होती है इससे थोड़ी। ठीक है, अब थोड़ा सही लग रहा है ना, ये सब मेरे पहले बना के रखना चाहिए था। अच्छा ये बताओ, ये बॉडी डायगोनल है ए से लेकर के बी तक, ठीक है, तो इस बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, यहाँ से लगा के यहाँ तक, ये √3a होता है कि नहीं होता है बॉडी डायगोनल, पहले ऊपर लिखा के आया हूँ आपको, ठीक है। इसके 4 बराबर पार्ट कर दिए, ये x है, x के अगर 4 बराबर पार्ट करने हो तो x/4 करते हैं कि नहीं करते हैं, वैसे √3a के 4 इक्वल पार्ट करते हैं तो √3a/4 करते हैं। मैं क्वेश्चन हर चैप्टर के करवा रहा हूँ आपको, अगर आप मेरा ये पहला ही वीडियो अगर देख रहे हैं तो मैं हर चैप्टर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं PYQ के, और फिजिकल में PYQ ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे मान लीजिए 4 इक्वल पार्ट कर दी मैंने, ठीक है, ओके। ये हल्का सा छोटा कम लग रहा था, चलो अब समझ में आ रहा है, ओके। अब इसमें क्या दिखाना कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ये तो है आपकी टेट्राहेड्रल वर्ड्स, एक बॉडी डायगोनल पे 2 होती है, और क्यूब के सेंटर में होती है एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड छोटी दिखाई मैंने। अब है ना, क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, टेट्राहेड्रल वर्ड्स, 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, तो √3a/4 प्लस √3a/4 यानी कि √3a/2। क्यूब के एक कॉर्नर से, ये कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये बॉडी डायगोनल बीच में से बाहर निकाला मैंने, कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वर्ड की डिस्टेंस कितनी होती है, √3a/4। सेंटर से टेट्राहेड्रल वर्ड की डिस्टेंस कितनी होती है, ये सेंटर है, मतलब ये तो उसका क्या वर्टेक्स है, सॉरी क्यूब का वर्टेक्स है, और बीच वाला सेंटर है, ये सेंटर है। सेंटर से कितनी होती है, तो अपन बोलेंगे √3a/4। ऑक्टाहेड्रल वर्ड की डिस्टेंस कितनी होती है वर्टेक्स से, तो बोलेंगे √3a/4 प्लस √3a/4। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना, और एक माइंड में भी तो बनना चाहिए ना यार कि है कहाँ आखिर वो चीज़ें जो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो उसके बाद में मैंने कुछ NCERT की चीज़ें ले ली हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में। पहला है पैरामैग्नेटिक्स, जिसको आप अच्छे से पढ़ते हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरा है। डायामैग्नेटिक, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डाया है। फेरोमैग्नेटिक, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, CrO2 दिया है। डोमेन से इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल लिखे होंगे, मैग्नीज, गैडोलियम वगैरह, तो देख लेना, इनमें परमानेंट होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। और अगला इंपॉर्टेंट जो अलग चीज़ें, नई चीज़ें आती, वो आती पहला एंटी फेरोमैग्नेटिक, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है MnO2। और फेरी मैग्नेटिज्म, इसका भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तीनों एग्जाम्पल। और इनके ये डायग्राम दे करके डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, सारे के सारे डोमेन, इसको डोमेन बोलते हैं। एक साइड में है तो फेरोमैग्नेटिक, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो कौन सा हो गया, तो हो गया आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक। और कुछ मतलब इसका नेट रिजल्टेंट पूरा का पूरा ऑल आएगा, इसका नेट रिजल्टेंट 0 आएगा, इसका नेट रिजल्ट समथिंग आएगा, ना ऑल आएगा ना 0 आएगा, तो हो जाएगा फेरी, ओके। देखिए बराबर फिक्स टाइम पे मैंने वीडियो ख़त्म किया, अलार्म बज गया। और सॉलिड स्टेट आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट कौन सा चैप्टर बनाना है कोशिश करूँगा मैं जल्दी लाने का। सॉलिड स्टेट के सारे फॉर्मूले काम में हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो बहुत अच्छा होगा, रिवीजन करते रहिए, रिवीजन बहुत ज़रूरी है।